नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा सीबीएसई ने अपना जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जो है वो नहीं कर सकते। जब तक आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तब तक आप उन क्वेश्चंस को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आपको बढ़िया मार्क्स लाने के लिए अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उसके साथ साथ में कंसेप्ट की क्लियरिटी भी होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो है वो कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो हम वाइस पाठशाला में इसी पे ध्यान देते हैं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप जो है अपने आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आज की क्लास के अंदर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। हमने पिछले लेक्चर में जो है इसकी कुछ बातें कर ली थी, तो वो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा और इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्लास जो स्टार्ट की थी वो कुछ टॉपिक या कुछ वर्ड के डेफिनेशन से स्टार्ट की थी। जैसे हमने ये पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में मैंने आप सबको बताया बायोडाइवर्सिटी का मतलब दो चीजें, बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। तो लिविंग बीइंग्स के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर वेराइटी। अब लिविंग कौन होता है? या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में दो चीज आ जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स, और उनकी वेराइटी बायोडाइवर्सिटी ये होती है। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा भाई है, आप उसको बड़ा भाई मान सकते हो। कैसे? क्योंकि इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी तो आती ही है, मतलब इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल तो आते ही आते हैं, इसमें एक और चीज हमने ऐड कर दी, उसको हमने कर दिया एनवायरमेंट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में दो चीज आ रही है, प्लांट्स और एनिमल्स। इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स और आसपास का एनवायरनमेंट, और इन तीनों का आपस में इंटरैक्शन, इन तीनों का आपस में इंटरैक्शन। फॉर एग्जांपल इंसान है, इंसान जानवर है। अब ये जो इंसान है इसको अगर पानी पीना होगा तो कहां से मिलेगा? नेचर से मिलेगा, एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर। तो ये तीनों चीजें आपस में जो है इंटरलिंक्ड है। अगर इसमें से एक को भी हटा दोगे तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। तो इकोसिस्टम में तीन चीजें आ रही है, बायोडाइवर्सिटी में दो चीजें आ रही है। फिर हमने देखा था फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है। फॉरेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जहां पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए नेचुरली और वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं। वाइल्ड लाइफ में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। वाइल्ड लाइफ में आप उन जानवरों को कंसिडर करोगे जिनको आपने पाला हुआ नहीं है और वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं। तो दो चीजें, अनडोमेस्टिकेटेड और नेचुरल हैबिटेट। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोरा का क्या मतलब होता है। फ्लोरा का मतलब कुछ नहीं है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स। तो ये वर्ड आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले, क्योंकि आप आगे देखोगे मैं बोल दूंगा फ्लोरा, तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरा क्या मतलब। फ्लोरा जब मैं बोलता हूं तो प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रीज की बात कर रहा हूं, ग्रास की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, सारी चीजें फ्लोरा के अंदर आ जाएगी। जब मैं फौना की बात कर रहा हूं तो मैं छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़ी से बड़ी वेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स दो ही हैं, या तो प्लांट्स हो सकती है, एनिमल हो सकती है। अब उनकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है जब मैं प्लांट्स बोलता हूं तो मैं सिर्फ पौधों की बात कर रहा हूं, मैं पेड़ों की भी बात कर रहा हूं, मैं ग्रासेस की भी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और जब मैं फ्लोरा एनिमल्स की बात करता हूं तो मैं उसमें सबकी बात कर रहा हूं, इंसानों की भी बात कर रहा हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात कर रहा हूं, वेल की भी बात कर रहा हूं, एलिफेंट की भी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है समझने के लिए। फिर हमने देखा कि इंडिया जो है वो बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इंडिया जो है एक बहुत रिच कंट्री है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अब इंडिया रिच है बायोडाइवर्सिटी में, इसका क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं इंडिया जो है बायोडाइवर्सिटी में काफी रिच कंट्री है। मतलब इंडिया में बहुत तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इंडिया में बहुत तरीके के जानवर पाए जाते हैं। और
बहुत सारे पेड़ पौधे या जानवर ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। अभी तक हमको जो नोन पेड़ पौधे और जानवर हैं उससे कहीं ज्यादा हमको अभी नोन करना बाकी है। तो इंडिया जो है बहुत ही एक रिच कंट्री है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसका मतलब इंडिया में बहुत तरीके के लाइफ और एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरा और फौना है इंडिया में काफी डिप्लीट हो रहा है, या फ्लोरा और फौना को इंडिया में खतरा है। तो उसके रीजंस पढ़े थे हमने। हालांकि ये जो टॉपिक है कि डिप्लीट क्यों हो रहे हैं फ्लोरा और फौना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों खत्म हो रहे हैं, तभी हम उसको बचाने की भी बात करेंगे। जब मैं बोलता हूं हमको फ्लोरा और फौना बचाना है तो सवाल तो यही आएगा ना, क्यों बचाना है सर, खतरे में है क्या? हाँ बिल्कुल खतरे में। तो खतरे में कैसे? उसके 3 कारण बताए थे मैंने। एक तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने जो है काफी एक्सप्लॉइट किया इंडिया के फ्लोरा और फौना को। वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जंगल काटते थे और उस जंगल की लकड़ी को ले जाके यूके के अंदर शिप बनाते थे। ब्रिटिशर्स ने जंगल की लकड़ी काट के रेलवे ट्रैक्स बिछाई, उसी वजह से वहां पे जो जानवर रह रहे थे उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर आज़ादी के बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, तो पॉपुलेशन के खाने की डिमांड करने के लिए हमने जो है जंगल को काट कर वहां पे एग्रीकल्चर लैंड बना दिया उसको, तो उसकी वजह से भी फ्लोरा और फौना डिप्लीट हुए। फिर बात करते हैं हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। जैसे जैसे डैम्स बने तो बहुत सारा एरिया पानी के नीचे डूब गया, तो बहुत सारे जंगल भी पानी के नीचे डूब गए, तो फ्लोरा और फौना खराब हो गया। इसमें और भी कारण आप लिख सकते हैं, अर्बनाइजेशन लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इन कारणों की वजह से इंडिया में जो है फ्लोरा और फौना खतरे में आ रहा है। अब खतरे में आ रहा है और मैं ये बोल रहा हूं हमको फ्लोरा और फौना बचाने की जरूरत है। तो आप पूछोगे सर क्यों बचाने की जरूरत है? तो फ्लोरा और फौना को बचाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल्स, किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट। अगर प्लांट्स और एनिमल्स को खतरा होगा तो कुल मिला के ये जो बैलेंस बना हुआ इन तीनों के बीच में, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इकोसिस्टम जो है वो हमारा डिग्रेड हो जाएगा। इकोसिस्टम डिग्रेड होगा तो कुल मिला के इंसानों को उससे फर्क पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग्स उससे अफेक्टेड होंगे। तो अगर आपको अफेक्टेड नहीं होना है तो आपको फ्लोरा और फौना को बचाने की जरूरत है, क्योंकि फौना डिपेंडेंट है फ्लोरा पे, फ्लोरा डिपेंडेंट है फौना पे, और ये दोनों डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट भी इनडायरेक्टली इन दोनों पे जो है वो डिपेंडेंट है। कोई भी इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो एक दूसरे को जो है वो सही से काम करने के लिए उसको दूसरे की जरूरत है। तो अगर एक चीज खराब होती है तो आप मान के चलिए पूरी साइकिल खराब हो जाएगी, तो पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमको फ्लोरा और फौना को बचाने की जरूरत है। अब सवाल आता है सर बचाए कैसे? तो फ्लोरा को बचाने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो है वो जंगल नहीं काटे जाए, वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि फौना को कैसे बचाना है। तो 1950s और 1960s के बीच में जो कंजर्वेशनलिस्ट जो थे, जो वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते थे, उन लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किए, डिमांड किए सरकार को कि आपको जो है कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं आज़ादी के बाद। तो फाइनली जो है इंडियन गवर्नमेंट 1972 के अंदर एक इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आती है, जिसके अंदर वो कुछ जानवरों की लिस्ट निकालती है और बोलती है कि हम इन जानवरों को बचाएंगे। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एम क्या था? जानवरों को बचाना। कौन से जानवरों को बचाना? इंडेंजर्ड, ऐसे जानवर जो खतरे में है। खतरे में कैसे? मतलब उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर गई है, अगर नहीं बचाएंगे तो जो है ये आने वाले टाइम में एक्सटेंड ही हो जाएगी। जैसे इंडिया में पहले चीता पाया जाता था, लेकिन आज के समय में इंडिया में चीता नहीं है। हालांकि हम रिसेंटली बाहर से चीता लेके आए हैं, लेकिन चीता एक टाइम पे इंडिया में खत्म हो गए थे। तो क्यों खत्म हो गए थे? क्योंकि हमने उसका हंटिंग की, ट्रेडिंग की, हमने उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी वजह से चीता खत्म हो गए। तो हमने जो है स्टेप्स लिए कि इन जानवरों को बचाने की जरूरत है, अगर नहीं बचाए तो आने वाले टाइम में ये जानवर भी खत्म हो जाएंगे। तो 1972 के अंदर भारत सरकार इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आती है, जिसके अंदर वो इंडेंजर्ड एनिमल या स्पीसीज की लिस्ट निकालती है और बोलती है हमको इनको बचाना है। अब सवाल ये आता है कि बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया? एक तो एक्ट बना दिया। इस एक्ट में सरकार ने क्या बोला? इस एक्ट में सरकार ने बोला
सबसे पहले तो हम इन जानवरों का जो घर है उसको बचाएंगे। तो ये जानवर कहाँ रह रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं। तो सरकार ने जहां पर ये जानवर रह रहे हैं उन जंगलों को नेशनल पार्क बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी। इससे क्या हुआ ना, अब उस जंगल के अंदर कोई भी पेड़ काट नहीं सकता है, कोई भी ह्यूमन एंटर नहीं कर सकता है, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया हो गए। दूसरा, सरकार ने क्या किया, जो जानवर एक्सट्रीमली खतरे पे थे उनके लिए स्पेसिफिकली जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। जैसे आज की क्लास में हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो जानवर एक्सट्रीमली खतरे में उनके लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। कौन कौन से जानवर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है? एक है टाइगर, तो टाइगर के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फिर वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फिर कश्मीर हुंगुल के लिए जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एशियाटिक लायन के लिए जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। मतलब इन जानवरों को बचाने की जरूरत है। फिर सरकार ने क्या किया, जो इन जानवरों की हंटिंग और ट्रेडिंग होती थी उस पर भी बैन लगा दिया। अब ये कौन कौन से जानवर है? जैसे आपका एलिफेंट हो गया, आपका चिंकारा हो गया, आपका स्नो लेपर्ड हो गया, आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। तो इन लोगों का, इन जानवरों का शिकार बहुत तेजी से हो रहा था, ट्रेडिंग हो रही थी, तो सरकार ने उस पर फुल या पार्शियल बैन लगा लिया, मतलब आधा या पूरा ही बैन लगा दिया। कोई भी शिकार या ट्रेडिंग करता हुआ पाया गया तो उसको सीधा जेल में डाल देंगे। 1972 में यह एक्ट आता है और इस एक्ट के अंदर इतनी सारी बातें सरकार करती है। उसके बाद साल आता है 1980 का और 1986 का। सरकार इस वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कुछ इंसेक्ट्स को भी डाल देती है कि इन इंसेक्ट्स को भी बचाने की जरूरत है। जैसे बटरफ्लाइज हो गया, मॉथ्स हो गया, बीटल हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, इनको भी बचाने की बात सरकार कर रही है और इन इंसेक्ट को इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल दिया। साल आता है 1991 का। भारत सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 प्लांट स्पीसीज को भी ऐड कर देती है कि इन प्लांट स्पीसीज को भी बचाना जो है हमको है, और इन प्लांट स्पीसीज को भी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाल देती। ये हमने पिछली क्लास तक पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में प्रोजेक्ट टाइगर, फिर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया में कितने तरीके के फॉरेस्ट है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम अपने पढ़ेंगे, अभी इस पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि सरकार ने जंगलों को कैसे बचाया या सरकार ने जानवरों को कैसे बचाया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक कम्युनिटी ने फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए क्या क्या किया। तो कम्युनिटी का जो है कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, आप और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। लास्ट में हम पढ़ेंगे सेक्रेड ग्रूव्स, मतलब इंडिया में कुछ पेड़ पौधे जो है उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है, उनको लोग पूजते हैं, तो उसके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमारा ये चैनल नया चैनल है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स का टारगेट है 50, लाइक्स का टारगेट है 20 और कमेंट का टारगेट है 15। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको इस अभी आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हमने जो है अभी सीरीज स्टार्ट की है, जैसे हमने जो है ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज चैप्टर खत्म कर दिया है, पावर शेयरिंग खत्म कर दिया है, डेवलपमेंट खत्म कर दिया है, तो आपको वो चैप्टर भी पढ़ने हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1972 के अंदर भारत सरकार इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आ रही है और उसमें वो बोल रही है कि हमको इन जानवरों का जो है वो घर बचाना है, जो बहुत ज्यादा जानवर खतरे में उनके लिए हम स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जानवरों का ट्रेडिंग और हंटिंग बैन करेंगे। उसी में से एक जानवर था टाइगर। अब टाइगर की पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से कम हो गई थी, इसलिए भारत सरकार ने टाइगर को बचाने के लिए स्पेसिफिकली अलग से फंड निकाला कि हमको स्पेसिफिकली फोकस करना है टाइगर पे। वैसे ही सरकार ने राइनोसॉरस के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कश्मीर स्टैग या हुंगुल के लिए भी किया, एशियाटिक लायन के लिए भी किया, क्रोकोडाइल घड़ियाल के लिए भी किया, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर।
तो सवाल आता है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में। कब हुआ? 1973 में। अब टाइगर जो है ना, वो अगर आपने फूड चेन पढ़ी होगी तो टाइगर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो रखता है फूड चेन में। तो अगर अपन बोलते हैं कि अपन इस फूड चेन से टाइगर को ही हटा देते हैं तो ये जो फूड चेन का बैलेंस बना हुआ है ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही थी। तो भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया? मैंने क्या बोला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अपने को कौन से जानवर इंक्लूड करने थे? वो जानवर जो एक्सट्रीमली खतरे पे है। अब आप देखो टाइगर की पॉपुलेशन अगर अपन देखें तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में थी 55,000। मतलब पूरे इंडिया में 55,000 जो है वो टाइगर्स थे। कब? 1901 के आसपास। ठीक है, 1901 के बाद अगर अपन देखें तो इंडिया में लगभग जो है 55,000 टाइगर्स थे। और जिस दिन हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था उस दिन जो है टाइगर की पॉपुलेशन थी 1827। कहां 55,000 और कहां 2,000? तो अगर 1973 में सॉरी, अगर 1973 में हम प्रोजेक्ट टाइगर नहीं लेके आते तो आज 2025 के अंदर आपको इंडिया में कोई भी टाइगर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हम टाइगर का घर डिस्ट्रॉय कर देते, हम टाइगर की हंटिंग कर रहे होते, हम टाइगर का ट्रेडिंग कर रहे होते, उसकी स्किन बेच रहे होते हैं, उसके नाखून बेच रहे होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले कोई न्यूज़ पढ़ी, शायद वो लेपर्ड था या टाइगर था, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो लेपर्ड और टाइगर जो है वो आपको वाटर बॉडी में मरा हुआ मिला और जब उसको बाहर निकाला तब उसके पता चले उसके पंजे कटे हुए थे। इसका मतलब कि लोगों ने उसको मार के उसके पंजे काट दिए। क्यों? ताकि उसका नाखून वो बेच सके। तो इन जानवरों की बहुत ट्रेडिंग और हंटिंग हो रही थी और अगर हम ये प्रोजेक्ट टाइगर नहीं लेके आते तो इवेंचुअली ये सारे खत्म भी हो जाते। तो प्रोजेक्ट टाइगर हम 1973 में लेके आए। प्रोजेक्ट की पॉपुलेशन, टाइगर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रोल करता है फूड चेन के अंदर। टाइगर की पॉपुलेशन 19 सेंचुरी में 55,000 थी, 1973 के अंदर वो हो गई 1827। ठीक है, अब टाइगर को क्या थ्रेट थे? ये पॉपुलेशन इतनी कम क्यों हुई? सबसे पहले देखो, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, प्रे डिप्लीशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। पोचिंग मतलब उसकी हंटिंग करना और उसकी चमड़ी निकाल के, उसके नाखून निकाल के बेच देना, इसकी वजह से टाइगर कम हुए। सेकेंड फैक्टर मैंने बताया हैबिटेट लॉस, मतलब टाइगर जिस एरिया में रह रहा था उसका घर ही जो है वो आपने काट दिया, एग्रीकल्चर लैंड बना दिया वहां पे, तो टाइगर कहाँ जाएगा? मर गया। प्रे डिप्लीशन, टाइगर जिस जानवर को खाता है उनमें ही डिप्लीशन आ गया, तो फिर टाइगर का खाना नहीं है उसके पास और वो टाइगर मरने लग गए। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे बड़ी जड़ी यही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड एक्सपैंड किया, लोगों ने अर्बनाइजेशन किया, लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और कुछ लोगों ने तो हंटिंग और ट्रेडिंग भी करी। इसकी वजह से टाइगर जो है वो खतरे में आ गए। अब देखो इंडिया और नेपाल जो है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंडिया और नेपाल जो है वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं उसकी 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पर है। मतलब मान लेते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर 100 टाइगर्स देखने को मिलते हैं तो 66 टाइगर आपको इंडिया और नेपाल में देखने को मिलेंगे। तो इंडिया और नेपाल टाइगर की पॉपुलेशन से देखें तो एक बहुत बड़ी एक कंट्री है। आप देखोगे जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन है वो ज्यादातर अपने साउथ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ही देखने को मिलती है। फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज फ्रॉम पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। इंडिया के अंदर जो है वो टाइगर पॉपुलेशन की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? पोचिंग और इलीगल ट्रेड, हंटिंग करना और फिर इसके प्रोडक्ट्स को ट्रेड करना। तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्या क्या बताया? 1973 में लॉन्च हुआ। टाइगर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फॉनल वेब में, मतलब फूड चेन के अंदर। टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से 1827 में आ गई। टाइगर जो है पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हो रही है? पोचिंग हो रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, प्रे डिप्लीशन हो रहा है, ह्यूमन ग्रोथ हो रही है। नेपाल और इंडिया वर्ल्ड के 2/3 जो है वो टाइगर पॉपुलेशन को यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर जो है वो टाइगर पॉपुलेशन के मेन खतरे जो है वो पोचिंग और इलीगल ट्रेड है। ठीक है, अब इसी के साथ इंडिया में
टाइगर को बचाने के लिए हमने कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले कॉर्बेट, और ये कहां पर है? ये देखो यहां दिख रहा है आपको कॉर्बेट, उत्तराखंड के अंदर कॉर्बेट है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने बनाया। सेकंड, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का ये कहां पर है? ये आपकी राजस्थान में, ये रहा आपका सरिस्का यहां पर। फिर नीचे आ जाओ, पेरियार, पेरियार कहां पर है? केरला में, ये यहां पर है, एकदम केरला के एकदम नीचे वाले हिस्से में। फिर आ जाओ बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहां पर है? ये है आपका एमपी के अंदर। फिर आ जाओ आपका वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, सुंदरबन कहां पर है आपका? वेस्ट बंगाल में। फिर है आपका मानस, मानस नेशनल पार्क है आपका असम में। तो अब मैं आपको बता देता हूं, सरिस्का पेरियार अपन ने कर दिया, बांधवगढ़ आपको यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, सुंदरबन आपको यहां देखने को मिल रहा है, और मानस आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कौन से स्टेट में? यूके के अंदर है। सरिस्का का है? राजस्थान में है। पेरियार का है? केरला में है। बांधवगढ़ का है? एमपी के अंदर है। सुंदरबन का है? वेस्ट बंगाल में। मानस का है? आसाम के अंदर है। तो हमने टाइगर को बचाने के लिए टाइगर का घर बचाया। कैसे बचाया? हमने बहुत नेशनल पार्क्स बनाए और बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई? तो ये 6 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं विद स्टेट्स। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। किसकी बात करेंगे? फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट को बचाना भी जरूरत है। फॉरेस्ट मतलब, फॉरेस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं अपन? फ्लोरा की। और अगर मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? फौना की। ठीक है, अब इंडिया में आज के टाइम पे जितने भी जंगल हैं, इंडिया में आज के टाइम पे जितने भी जंगल हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट ओन करती है। मतलब इंडिया में जितने भी जंगल हैं उसका मालिक कौन है? भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो फ्लोरा है बहुत तेजी से कम हो रहा है, कि जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बने, इसकी वजह से जो फ्लोरा है, जो फॉरेस्ट है वो काफी तेजी से डिप्लीट हुए। तो सरकार ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। सरकार ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए तो वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आ गए। फ्लोरा को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो फ्लोरा को बचाने के लिए एक तो सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ही जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए थे। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आप किसी भी तरह से पेड़ को अब नहीं काट सकते। और सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर 6 प्लांट स्पीसीज भी ऐड कर दी थी। कौन से साल में करी थी? 1991 में। तो सरकार ने क्या किया, फॉरेस्ट तेजी से डिप्लीट हो रहे थे तो सरकार ने पूरे फॉरेस्ट को अपने अंडर ले लिया और सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिए कि इस जंगल को जो है अब इस डिपार्टमेंट को जो है बचाना पड़ेगा। अब आपको याद है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है, फॉरेस्ट ऑफिशियल। जैसे आपका यूपीएससी से आप आईपीएस बनते हैं, वैसे आप आईएफओएस भी बन सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसमें आपको एक जंगल दे दिया जाता है और उस जंगल का प्रोटेक्शन करना होता है। क्या करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि कोई भी पेड़ काटे नहीं, कोई भी यहाँ पे जानवर को नहीं मारे, जानवर को मार के उसकी ट्रेडिंग नहीं करे। ठीक है, आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, वीरप्पन। वीरप्पन क्या करता था? हाथी मार के उनके हाथी के दांत बेचता था, चंदन की लकड़ी बेचता था, और वो कहां से लेके आता था? सब जंगलों से लेके आता था। और वो जंगल किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन इंडिया मोस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय, ज्यादातर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर ओन और मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्यादातर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को ओन भी कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब सरकार ने इंडिया में जितने भी जंगल हैं
उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। क्या कर दिया? 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी है रिजर्व फॉरेस्ट, अब ये क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरी कैटेगरी है अनक्लास फॉरेस्ट। तो आपसे एक नंबर का सवाल ये आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग, तो क्या आएगा? आपको ये पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को कितनी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है? तो 3 कैटेगरी में किया हुआ है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। समझ में आया? इंडिया में 3 तरीके के जंगल है और इन जंगलों को कौन मेंटेन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब रिजर्व फॉरेस्ट और अगर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट को मिला ले, फॉर एग्जांपल रिजर्व्ड प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको ऐसे लिखो, रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड इज इक्वल टू परमानेंट फॉरेस्ट। अगर इंडिया में जितना भी रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है और जितना भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया है, दोनों को मिला ले तो उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट का मतलब ये परमानेंट ही है, यहां पर आप किसी भी तरीके से पेड़ को काट नहीं सकते। अनक्लास के अंदर काट सकते हैं क्या? हाँ, कुछ कंडीशन देती है सरकार, तब आप उसको काट सकते हैं, लेकिन रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप पेड़ पौधों को नहीं काट सकते। ठीक है, तो परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड क्या होता है ये भी मैं अभी बता दूंगा, आप अभी इतना समझो। इंडिया में 3 तरीके के जंगल है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिला लोगे तो वो बनते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। अब इंडिया में जो मध्य प्रदेश है उसके पास सबसे ज्यादा जो है परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया है। इसका मतलब मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। दे आर मेंटेन टू प्रोड्यूस टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये जो परमानेंट फॉरेस्ट है ये टिम्बर, लकड़ी और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए जो है वो, मतलब इनका मेंटेनेंस टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के पास जो है इंडिया में लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है। 75 ऑफ फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मतलब मध्य प्रदेश में अगर 100% फॉरेस्ट एरिया है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, मान लो मध्य प्रदेश के 50% एरिया पे क्या है? फॉरेस्ट। 50% पे एरिया पे क्या है? फॉरेस्ट। अब इस 50% एरिया का जो है 75% कैसा है? परमानेंट फॉरेस्ट, और 25% कैसा होगा? अनक्लास फॉरेस्ट। समझ में आया? तो एक नंबर का सवाल आ सकता है, इंडिया में परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? एमपी में। परमानेंट फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज एरिया है एमपी के अंदर? 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कम्स अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मतलब अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का फॉरेस्ट है अगर मध्य प्रदेश में, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो फॉरेस्ट है उसको परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब 75 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाला जो जंगल है वो आइदर रिजर्व्ड हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है। अब उनका क्या रेशियो है वो अपने को नहीं पता है। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक आई गेस कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर है, यहां पर आप फॉरेस्ट को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। समझ में आ रहा है? मतलब ये वो फॉरेस्ट एरिया है जहां पर फॉरेस्ट को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। मतलब अगर आपको वहां से एक पत्ती भी उठानी पड़ेगी ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो जंगल काटना तो दूर की बात है। तो जब इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी तो फिर जो है वो पेड़ पौधे और जानवर वहां पर आसानी से रह सकते हैं। और ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, अगर मान लेते हैं इंडिया में टोटल फॉरेस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है, उसमें से 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। मतलब इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट एरिया उसका आधा फॉरेस्ट एरिया क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, मतलब सबसे सिक्योर फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो आपसे पूछ सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट का कितना एरिया है? 50%। जितना भी जंगल इंडिया में पाया जाता है
उसमें 50% जंगल जो है वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। अगर बोले कि फ्लोरा और फौना को बचाना है, कौन सा जंगल सबसे बेस्ट रहेगा, तो वह है रिजर्व फॉरेस्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर फॉरेस्ट है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है। ऐसे देखो, जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर से नीचे चलेंगे अपन, उत्तराखंड, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, देखो इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, मैं किधर बताऊं, इधर बता देता हूं। JNK, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। समझ में आया? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स के अंदर आपको रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है बाकी स्टेट्स में नहीं, इन 6 में ज्यादा है। बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? ये वो जंगल है एक टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन फिर सरकार ने बोल दिया अब यहाँ पर और किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, तो वैसे जंगल किस में आ गए? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आ गए। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया जो है, जैसे 50% एरिया किसका है? रिजर्व फॉरेस्ट का। 50% किसका है? रिजर्व फॉरेस्ट का। 30% किसका है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, 33%। और बाकी जो बचा वो कितना होगा? 17% है अनक्लास फॉरेस्ट का। तो इंडिया में ये जो है वो फॉरेस्ट का रेशियो है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है? 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फॉर फर्दर डिप्लीशन। एक बार डिप्लीशन हो गया, लेकिन आगे डिप्लीशन नहीं हो, उसके लिए जो है हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनवाए। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसको भी अपन नॉर्थ से साउथ देखेंगे। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका पंजाब, फिर आ जाएगा आपका हरियाणा, फिर आपका आ जाएगा राजस्थान और बिहार एक साथ, फिर उड़ीसा। इसको ऐसे देखो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स इधर भी है। उधर कितने थे? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। इधर कितने हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का 1/3 एरिया है और ये फर्दर डिप्लीशन को बचाता है। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है? अनक्लास फॉरेस्ट में रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अलावा जितना भी फॉरेस्ट लैंड है वो अनक्लास के अंदर आ जाएगा। अनक्लास फॉरेस्ट एरिया जो है वो तो या तो गवर्नमेंट ओन कर रही है या प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटी उसके ओनर है। मैंने आपको बताया इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ जो है वो कौन ओन और मैनेज कर रहा है? सरकार। लेकिन जो अनक्लास फॉरेस्ट है उसको गवर्नमेंट भी ओन और मैनेज कर रही है, कहीं कहीं पे इंडिविजुअल लोग भी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे कम्युनिटी मिलकर कर रही है। ठीक है, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ। बाकी अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड दोनों इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इसका एरिया कौन सा है? ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, तो अभी इसका क्या है? एक तो है नॉर्थ ईस्ट और गुजरात, तो ये आ सकता है। अनक्लास फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, आसाम हो गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, इन वाले एरिया में आपको जो है अनक्लास फॉरेस्ट, या गुजरात के कुछ एरिया में आपको अनक्लास फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे गुजरात के अंदर आपने याद है रन ऑफ कच्छ पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ, तो वो क्या है? एक तरह का वेस्टलैंड है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। वेटलैंड भी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अनक्लास फॉरेस्ट क्या है? रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अलावा जितने भी जंगल है वो इस कैटेगरी के आ जाएंगे। 17% इनका एरिया है और ये गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी तीनों से ओन होता है। एरिया कहाँ पर है? गुजरात की कुछ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। समझ में आया यहाँ तक? 3 फॉरेस्ट पड़े, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड
अनक्लास। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार का तो रोल हमने पढ़ लिया कि सरकार का क्या रोल था जंगल को बचाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी का क्या रोल है जंगल को बचाने के, एक समाज ने जंगल को कैसे बचाया। ठीक है, सरकार का तो हमने पढ़ लिया, सरकार ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया है, जंगलों को बचाने के लिए जंगलों को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, रिजर्व कैटेगरी, प्रोटेक्टेड और अनक्लास कैटेगरी, और उसके अंदर आप जो है वो जंगल को और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। कम्युनिटी ने क्या किया जंगल को और जानवर को बचाने के लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब जो सरिस्का टाइगर या सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनी हुई है उसमें बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर क्या है, कुछ माइनिंग करने वाले लोग आए और वहां पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो सरिस्का के आसपास वाले गांव वाले वो इकट्ठे हो गए और माइनिंग करने जो आए थे उनको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिखाया, ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट का लॉ दिखाया और बोला आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते हो। और इवेंचुअली वो माइनिंग वहां पर खत्म हो गई। लेकिन अगर वो माइनिंग वहां हो रही होती तो वाइल्ड लाइफ को भी खतरा था और फ्लोरा को भी खतरा था। तो इन सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेजेस फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग, माइनिंग वाले जो लोग करने आए थे उनसे उन्होंने फॉट किया, कैसे, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिखाकर। ठीक है, तो अगर जनता नहीं दिखाती इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माइनिंग हो रही होती, इसका मतलब पेड़ कट रहे होते, पेड़ कट रहे होते इसका मतलब फौना या जानवर को नुकसान हो रहा होता, तो दोनों को ही नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो कम्युनिटी ने मिलकर ऐसे फ्लोरा और फौना बचाया, एक एग्जांपल है। अब आगे देखो, अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूं, मैं पहले मार्क कर देता हूं। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के 5 गांव मिलके, अब आपको देखा होगा हर गांव के बाहर कुछ खाली एरिया पड़ा होता है जिसको अपन गौचर भूमि बोलते हैं, जहां पर ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं। तो ऐसे ही अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के लोग एक साथ आकर मिलकर बोलते हैं हमारा जो ग्रेजिंग लैंड है उसको हम सेंचुरी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपन बनाते हैं उसको हम सेंचुरी में कन्वर्ट कर देंगे। और नाम क्या रखा, भैरवदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या भैरवदेव सेंचुरी। और ये सेंचुरी में एरिया कितना था, 1200 हेक्टेयर्स का, 1200 हेक्टेयर्स का एरिया बनाया, जहां पर उन लोगों ने पहले से जंगल उगा हुआ था, कुछ पेड़ पौधे अपनी तरफ से उगाए और पूरे एरिया को जो है भैरवदेव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि कौन यहाँ पर एंटर कर सकता है, यहाँ पर कौन पेड़ काट सकता है या नहीं काट सकता। तो उन्होंने उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। जब वो सेंचुरी नहीं बनाई थी तो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो कोई भी आता था पेड़ काट के ले जाता था। तो उन लोगों ने बोला बहुत हो गया, तो उन लोगों ने वहां पर एक सेंचुरी बना दी कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसे ही अपनी मर्जी से आके पेड़ काट के नहीं ले जा सकता। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के लोग 1200 हेक्टेयर की जमीन को सेंचुरी बना देते हैं और खुद के रूल्स और रेगुलेशन निकाल देते हैं ताकि ये एरिया प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, 5 विलेजेस अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, 1200 हेक्टेयर, भैरवदेव डाको सेंचुरी और खुद के रूल्स और रेगुलेशन बना दिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? अब आगे देखो, उत्तराखंड का चिपकू मूवमेंट। मतलब उत्तराखंड में एक गांव के आसपास कुछ पेड़ काटने वाले लोग गए, मतलब सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी पेड़ काटने गई, गांव वाले लोगों ने पेड़ काटने से उनको मना कर दिया। सरकारी और प्राइवेट कंपनी ने बोला पेड़ तो काटना पड़ेगा, तो लोग जो है वो पेड़ के साथ चिपक गए कि पेड़ काटना है पहले हमको भी काटो। तो क्योंकि वो पेड़ के साथ चिपक गए थे तो इसीलिए उस जो मूवमेंट बना उसका नाम ही बन गया चिपकू मूवमेंट। और इसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली जो पेड़ काटने आए थे वो पेड़ नहीं काट पाए। ठीक है, तो चिपकू मूवमेंट हुआ और इसकी वजह से इन्होंने क्या होना, फिर चिपकू मूवमेंट हुआ, वो पेड़ तो नहीं काटने दिया, फिर उन्होंने लोगों ने अपनी तरफ से और भी पेड़ बहुत सारे लगाए। चिपकू मूवमेंट सक्सेसफुली रेजिस्टेटेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज एंड ऑल्सो शोन दैट community afforestation with indigenous species can be enormously successful। मतलब चिपकू मूवमेंट जो है वो जो लोग पेड़ काटने आए थे उसके खिलाफ सक्सेसफुल हुआ
और चिपकू मूवमेंट ने लोगों को यह भी बताया कि एक अगर सारे लोग मिलकर पेड़ लगाए तो जो है ये सक्सेस हो सकता है, और वहां के लोकल पेड़ लगाएं। ऐसा नहीं है पेड़ लगाने के लिए आप राजस्थान में रह रहे हो और पेड़ लगा रहे हो बैम्बू। बैम्बू कहां पर उगता है? जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, राजस्थान में नहीं होती, तो ऐसे पेड़ नहीं लगाने। राजस्थान में पेड़ लगाने तो आप खेजड़ी लगाओ, ठीक है, ऐसे पौधे लगाओ जिनमें कम पानी चाहिए, तो इंडिजीनियस पेड़ पौधे लगाएं। तो चिपकू मूवमेंट एक दूसरा एग्जाम्पल है जहां पर उत्तराखंड के लोगों ने अपने फ्लोरा को बचाया और फ्लोरा को लोगों ने बढ़ावा भी दिया, पेड़ पौधे और भी लगाए। ठीक है, आगे देखो, एक दो मूवमेंट है, एक तो है बीच बचाओ आंदोलन तहरीक और एक है नवदन्या प्रोग्राम। अब इसमें क्या हुआ ना, बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्य प्रोग्राम ये एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने से फ्लोरा और फौना कैसे बच रहा है? क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या केमिकल पेस्टिसाइड वाली फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आप केमिकल और पेस्टिसाइड्स की फार्मिंग कर रहे हैं तो जो सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है वो मरते हैं। जब आप केमिकल और पेस्टिसाइड्स की फार्मिंग करते हैं तो आप न्यू ब्रीड को भी वहां पर उगा सकते हैं, जो लोकल ब्रीड नहीं है वो भी आप, जैसे आपने देखा होगा आजकल हरियाणा के अंदर लोग चावल उगा रहे हैं, जबकि चावल हरियाणा में नहीं उगता है, लेकिन अब वहां पे लोगों के पास में बढ़िया पानी है, बढ़िया पैसा है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है, तो उसके दम पे वहां पर वो उगा रहे हैं। तो वहां चावल जो उग रहा है उससे नुकसान किसका है? हरियाणा के लोगों का ही, क्योंकि वहां की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। हरियाणा के जो लोकल क्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हरियाणा की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खत्म हो रहे हैं, लोकल क्रॉप्स खत्म हो रहे हैं। लोकल क्रॉप्स कैसे खत्म हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस एरिया से आता हूं वहां पर हमारे धरती के नीचे हार्ड पानी है, तो वहां पर सारे लोग गेहूं की खेती करते हैं। हमारे यहाँ पे जो गेहूं है, अब आपने देखा होगा गेहूं भी अलग अलग तरीके का होता है, काला गेहूं होता है, लाल गेहूं होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो गेहूं की जो वैरायटी है, लोकल जो वैरायटी, इंडिजीनियस जो वैरायटी है, उसको हम खारसिया गेहूं बोलते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। लेकिन अब क्या हुआ ना, जैसे जैसे केमिकल और फर्टिलाइजर आए, हमने वो जो खारसिया गेहूं जो हम ट्रेडिशनली उगाते थे उसको हमने छोड़ दिया और हम हाइब्रिड व्हीट की वैरायटी लेके आते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जो लोकल प्लांट्स और स्पीसीज जो वहां पर पाई जाती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो तहरी और नवदन्या एक ऐसा एग्जाम्पल है, बीज बचाओ आंदोलन, तहरीक और नवदन्य आंदोलन ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, वहां से लोकल पेड़ पौधे, लोकल प्लांट स्पीसीज को बढ़ावा मिला। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवदन्या shown that adequate levels of diversified crop production, मतलब आपको क्रॉप प्रोडक्शन में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने, क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर में एक तरीके का क्रॉप पूरे खेत में उगा देते हैं। विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एज पॉसिबल ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, मतलब बिना केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए हुए, ताकि इकोनॉमिकली ये फायदेबल हो। कुल मिला के बीज बचाओ आंदोलन तहरी और नवदन्य जो प्रोग्राम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि सॉइल किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट किसका पार्ट हो जाएगा? इकोसिस्टम का। तो सॉइल बढ़िया होगी तो इकोसिस्टम बढ़िया होगा, इकोसिस्टम बढ़िया होगा तो ओवरऑल आपको फायदा होगा। लास्ट में 1988 के अंदर उड़ीसा सरकार ने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। उड़ीसा सरकार को लगा कि हम अकेले अपने दम पे जो है किसी भी जंगल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक लोकल कम्युनिटी हमारे साथ में नहीं है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने वहां के जो जंगल में जो लोग रह रहे थे उनको बोला कि आप इस जंगल को बचाओगे क्या? तो लोगों ने बोला बिल्कुल बचाएंगे। लोगों ने पूछा हमको क्या मिलेगा? कि अगर आप इस जंगल को बचाते हो तो जो जंगल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले जा सकते हो। मतलब कोई पेड़ अगर अपने हिसाब से गिर गया है, सड़ के बहुत बूढ़ा था, अपने आप गिर गया, और उसकी आप लकड़ियां ले जा सकते हो। काट के तो लकड़ी नहीं ले जा सकते, लेकिन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो आप ले जा सकते हो। तो कम्युनिटी ने बचाया फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस मिल गए कम्युनिटी को, और सरकार को इससे फायदा हो गया। सरकार के पैसे कम लगे, सरकार को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स कम लगाने पड़े, क्योंकि लोग ही बचा रहे हैं। डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? लोग ही कर रहे हैं। अब जब लोग ही बचाने लग जाएंगे तो डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे फ्लोरा और फौना दोनों बचे, और ये कहाँ का है? उड़ीसा का। कौन सा ईयर? 1988। क्या? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो सवाल पूछ सकते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कौन से स्टेट में हुआ था? उड़ीसा में। कौन सा ईयर? 1988 में।
Joint forest management depend on formation of local village institution that undertake protection activity mostly on degraded forest land managed by forest department. In return, they get forest produce and share in timber harvested by successful protection. दोनों तरफ से फायदा हो रहा है, कम्युनिटी जंगल बचा रही है और जंगल कम्युनिटी को जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस या टिम्बर दे रही है, और सरकार का फायदा है इसमें, सरकार को अपने रिसोर्सेज ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट पार्ट आता है इसका, सेक्रेड ग्रूव्स। भारत में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पीपल की पूजा करते हैं, कोई लोग नीम की पूजा करते हैं। तो इंडिया में बहुत, जैसे हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं। तो ये जो है आपसे पूछ सकता है, सेक्रेड ग्रूव्स पे क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, कि आप इस पे जो है वो लिखो। सेक्रेड ग्रूव्स या सेक्रेड ग्रूव्स को हम बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया दैट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी ड्यू टू देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सेक्रेड ग्रूव्स क्या है? एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो लोकल कम्युनिटी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। लोकल कम्युनिटी क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि उन पेड़ पौधों की रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। आप देखोगे अपन कभी भी पीपल का पेड़ नहीं काटते, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ नहीं काटते अपन। क्यों? क्योंकि इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तुलसी जी को हम नहीं काटते, क्यों? क्योंकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सेक्रेड ग्रूव्स का एक और दूसरा नाम है फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये फॉरेस्ट एरिया को वहां के लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी क्या है? रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब देखो, सर्टेन सोसाइटी रिवर्स पर्टिकुलर ट्री फॉर टाइम इममेमोरियल, मतलब कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो किसी किसी पेड़ पौधों को जो है वो मानती है। ठीक है, अब देखो, मुंडाज एंड संथल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, इधर देखो, मुंडाज एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन, ये 2 ट्राइब्स हैं, एक तो है मुंडाज और एक है सांथल। अब ये जो है महुआ की पूजा करते हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? महुआ की। और किसकी पूजा कर रहे हैं? कादंबा की। तो महुआ और सांथल छोटा नागपुर प्लेटू के जो रीजन वाला एरिया जहां पर जंगल है, वहां क्योंकि जो ट्राइब है तो जंगलों में ही रहती है, तो जो है ये महुआ पेड़ की और कादंबा पेड़ की पूजा करते हैं। तो पूछ सकते हैं मुंडाज और सांथल कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ की और कादंबा की। इनके साइंटिफिक नेम है वो भी आप देख लेना, बासिया लतीफोलिया, और ये जो भी है मेरे को जो है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आ रहा है, लेकिन आप ये देख लेना। तो ये पूछ सकता है महुआ का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बासिया लतीफोलिया, जो आपको पता होना चाहिए। कौन सी कम्युनिटी महुआ और कादंबा की पूजा करते हैं? जो है वो मुंडाज और सांथल। कौन सी रीजन के? छोटा नागपुर रीजन के। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप टार्मनेंट, मतलब उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल लोग हैं वो इमली के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और मैंगो की पूजा कर रहे हैं। तो मैंगो और इमली के पेड़ की पूजा कौन कर रहे हैं? उड़ीसा और बिहार के ट्राइबल्स। पीपल एंड banyan ट्री आर ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड। और सो कौन सा सेक्रेड है? पीपल और banyan। अभी तक हमने सेक्रेड प्लांट्स कौन कौन से पढ़े? महुआ, कादंबा, banyan, पीपल, टार्मनेंट और मैंगो। ठीक है, लास्ट देखो, बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान की जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो ब्लैक बग, चिंकारा, नीलगाय, पिकॉक आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, उनका ये जो रिलीजन है ये नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है। इनके लिखा हुआ है कि आपको जो है पेड़ पौधे बचाने हैं, फ्लोरा और फौना का प्रोटेक्शन करना है। आप कोई भी पेड़ नहीं काटोगे, आप किसी भी जानवर को नहीं मानोगे। तो ये जो पेड़ और जानवर हैं ये बिश्नोई कम्युनिटी के फैमिली के पार्ट हैं, तो इनको बहुत उससे लगाव है। तो जब फैमिली का पार्ट है तो ये खुद इससे प्रोटेक्ट करते हैं, सरकार का वेट नहीं करते कि सरकार आएगी और बचाएगी इसको। ठीक है, इसी में एक इंसिडेंट है। बिश्नोई कम्युनिटी जोधपुर के आसपास रहती थी। जोधपुर के राजा ने बोला खेजड़ी के पेड़ को कटवाना है, तो यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी पेड़ से लग गए। वो भी चिपकू मूवमेंट उन लोगों ने किया। एक चिपकू मूवमेंट तो आपको उत्तराखंड में हो रहा है, उससे पहले राजस्थान में हुआ। तो बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने राजा के लोगों को बोला कि अगर तुमको ये पेड़ काटना है तो पहले तुमको हमको काटना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है पेड़ से लग के पेड़ों को बचाया। हालांकि राजा ने जो है उन सब लोगों को मरवा दिया था, तो सारे लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ को बचाने के लिए। तो आप बिश्नोई कम्युनिटी लोग जो है
वो उनका इंटीग्रल पार्ट है पेड़ को और जानवरों को बचाना। कौन कौन से सीक्रेट जो है हमने पढ़े, मुंडाज और सांतल छोटा नागपुर प्लेटो के महुआ को बचा रहे, महुआ की वर्शिप कर रहे हैं और कादम्बा की वर्शिप कर रहे हैं। उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो टार्मिनेंट और मैंगो की पूजा कर रहे हैं। बैनियन और पीपल को भी हम सीक्रेट कंसिडर करते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी का जो है फ्लोरा और फौना इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आज की क्लास में हमने सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया, 55,000 पॉपुलेशन से 1827 में हो गई। क्यों? क्योंकि इनका खाना प्रे डिप्लीशन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, ह्यूमन ग्रोथ हो गई, पोर्चिंग हो रही है। इंडिया और नेपाल में वर्ल्ड के 2/3 टाइगर पाए जाते हैं और यहाँ पे टाइगर का खतरा मेन है पोर्चिंग और इलीगल ट्रेड। भारत सरकार ने टाइगर के घर को बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। सबसे पहले जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है आपका उत्तराखंड में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी राजस्थान में, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी केरला के अंदर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका एमपी के अंदर, सुंदरबन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल पार्क है वो आपका वेस्ट बंगाल में, और मानस नेशनल पार्क है आपका आसाम में। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया में जितने भी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उसको सरकार ओन करती है, मैनेज भी करती है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडिया में जंगल जो है वो 3 तरीके के, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला दो तो हम उसको बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है। 75% जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जितना भी फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का, वो 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है। फिर हमने रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। रिजर्व फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है जंगल का वो 50% है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है सबसे मेन फॉरेस्ट है कंजर्वेशन टू फ्लोरा और फौना। अब ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये कौन कौन से एरिया में पाया जाता है अगर अपन देखें तो सबसे पहले आपका जो है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। फिर है परमानेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया जो है वो 1/3 है और ये फर्दर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट को बचाता है। इसके एरिया कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। उसके बाद हमने अनक्लास फॉरेस्ट की बात की। अदर फॉरेस्ट अनक्लास कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका एरिया कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट और कुछ पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कम्युनिटी ने बचाने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले हमने देखा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गांव के लोगों ने माइनिंग वाले लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिखा के वहां पर माइनिंग रुकवा दी। फिर हमने पढ़ा कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर जमीन को भैरव देव डाकऊ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और खुद के रूल्स और रेगुलेशन बना दिए ताकि वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हमने पढ़ा चिपकू मूवमेंट जो कि उत्तराखंड में हुआ। तो चिपकू मूवमेंट के कारण जो है वो डिफॉरेस्टेशन रुक गया और लोगों ने वहां पर एफॉरेस्टेशन किया इंडिजीनियस स्पीसीज का और वहां पर फ्लोरा और फौना को बचाया। फिर हमने देखा बीज बचाओ आंदोलन, तहरी और नवदन्य जो मूवमेंट चला उसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिला और वहां का जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड होने से बच गया। कुल मिला के ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें जहां पर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं ले रहे और इकोनॉमिकली वायबल भी ये होता है। फिर 1988 में उड़ीसा सरकार ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें उन लोगों ने विलेजर्स की कम्युनिटी बना दी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कम्युनिटी को वापस मिला फॉरेस्ट का प्रोड्यूस या फॉरेस्ट का टिम्बर। फिर हमने सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि सेक्रेड ग्रुप्स को फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस और लोकल कम्युनिटी इनको प्रोटेक्ट करती है। फिर हमने देखा मुंडास और सांतल और छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो महुआ और खादम्बा की पूजा कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल लोग हैं वो टार्मिनेंट और मैंगो की पूजा कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि बैनियन और पीपल ट्री भी जो है वो सेक्रेड ग्रुप्स हैं। फिर हमने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ब्लैकबक, चिंकारा, पिकॉक, खेजड़ी ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर फैमिली है। तो यही है अपना आज का चैप्टर। आई होप आपको ये जो है वो चैप्टर पसंद आया होगा। अब मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं। सवाल ये है टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? ठीक है। महुआ पेड़ की पूजा कौन कर रहा है? ठीक है। अब आप देखो होमवर्क में देखो
community participation in protecting flora and fauna। एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बताओ फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। और सीक्रेट ग्रूव्स पे 3 मार्क्स का एक नोट लिखो। ये तो हो गया आपका 5 मार्क्स का और ये हो गया आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा आएगा फ्राइडे को @4 PM और इसके अंदर हम जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लेंगे अपन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है, लेकिन आप मान के चलो, आप हमारी क्लास में पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपका ये चैप्टर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको सब्सक्राइबर्स का टारगेट 15, लाइक्स का टारगेट 20, कमेंट्स का टारगेट 15। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हम लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो सके। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे फ्राइडे शाम 4 बजे।